मेरे पास बहुत जूते हैं, नहीं चाहिए मुझे जूता। तो अब इस सिचुएशन के अंदर व्हेन यू डोंट हैव मनी, एक ट्रांजैक्शन जो है वो इम्पॉसिबल हो गया। इतना पैसा निकाल कर उस व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए जिसके नाम पर मैंने आपको चेक दिया है। काफी डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके पास कोई इनकम्स नहीं होती, और कितना ज्यादा जो फार्मर्स का सुसाइड रेट है वो इतना हाई क्यों है? बिकॉज दे फॉल इनटू अ डेट ट्रैप। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। बच्चों, दिस इज योर एजुकेटर उज्ज्वला पुंज, और आज मैं इकोनॉमिक्स का एक ब्रांड न्यू चैप्टर लेकर आ गई हूं जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। तो यस, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है? हम सब पैसे पे ही मरते हैं, है ना बच्चों। बचपन से ही हम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई क्यों करते हैं? ताकि हमें बड़े होकर एक अच्छी नौकरी मिले। एक अच्छी नौकरी क्यों करते हैं? ताकि हमें पैसा मिले। तो एट द एंड लाइफ का गोल पैसा कमाना ही होता है, क्योंकि पैसे से ही हर चीज खरीदी जा सकती है, राइट? जो खरीदने वाली चीजें हैं। और बच्चों, मनी की इंपॉर्टेंस हम सभी को अपनी लाइफ में पता ही है, और थोड़ी और इंपॉर्टेंस जो है बता देंगे, क्योंकि देखिए हमारी जो इकोनॉमी होती है, ऑब्वियसली पैसा हर चीज नहीं है, बट जो हमारी इकोनॉमी होती है वो तो पैसे से ही चलती है ना। तो इकोनॉमी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पैसा। और उसी के साथ साथ हम बात करेंगे क्रेडिट की। बच्चों, क्रेडिट में हम बात करेंगे कि व्हाट इज क्रेडिट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट को समझेंगे, फिर देखेंगे कि बैंकिंग सिस्टम्स कैसे ऑपरेट करते हैं, डिपॉजिटर्स और बोरोअर्स के बीच में बैलेंस को कैसे मेंटेन करा जाता है, अलग अलग सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को देखेंगे, फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, फिर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की भी बात करेंगे और चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। तो चलिए फटाफट से इस चैप्टर को चालू करते हैं और एक ही क्लास में इसको कवर करते हैं। लेकिन आप सभी की निगाहें जो है बिल्कुल अब जो है केंद्रित होनी चाहिए हमारी क्लास की तरफ, और हर एक चीज जो मैम बोलेंगे उसको समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है? चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और इस प्यारे प्यारे से चैप्टर को जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। और आ जाते हैं आगे कि व्हाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी। कोई भी ट्रांजैक्शन जो होती है, जब खरीदी बिक्री जो होती है किसी भी चीज की जा रही हो, गुड्स की, सर्विसेज की, तो हर वो चीज पैसे में ही क्यों होती है? तो देखिए बच्चों, क्योंकि एक इंसान जिसके पास पैसा है, दैट पर्सन कैन इजीली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी माइट वांट। हर चीज का एक प्राइस है ना। आपको चिप्स खरीदने, आपको पता है 10 रुपए का पैकेट है, आपको पता है चॉकलेट खरीदने 10 रुपए का पैकेट है। बच्चों, 10 रुपए का पैकेट नहीं है, जो भी 10 रुपए के, 20 रुपए के, 100 रुपए के, व्हाटएवर। तो हर चीज का एक प्राइस डिसाइडेड है। इस वजह से, क्योंकि मनी जब हमारे पास है ना, हम किसी भी कमोडिटी को उसके बदले में एक्सचेंज करके खरीद सकते हैं। दैट इज एज सिंपल एज दैट। इसलिए एवरीवन प्रेफर्स टू रिसीव पेमेंट्स इन मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर द थिंग्स दैट दे वांट। तो इसलिए कल को कोई मुझे बोले, मैं तो अपने बर्थडे पे भी, यार मैं सही में बता रही हूँ, गिफ्ट की जगह मुझे पैसा दे दो, मैं ऐसा लोगों को बोलती हूँ कि क्योंकि क्या है ना, कोई गिफ्ट लाए, मेरे को पसंद आए ना पसंद आए, फिर मुझे जो है ऐसे मैं उसको साइड में रख दूं, इससे बेटर है कोई पैसे दे और उस पैसे से मैं क्या करूंगी, कोई भी जो मेरे को पसंदीदा चीज है मैं खरीद लूंगी उससे। एज सिंपल एज दैट। तो वही बात है कि हर इंसान पैसे को भी इसलिए एक्सेप्ट करता है क्योंकि वो उस पैसे से अपनी मनमर्जी की कोई भी चीज खरीद सकता है जो उसको चाहिए। बट अगर मैं एक ऐसा सिनेरियो आपको बताऊं जिसमें पैसा नहीं है, जैसे कि बच्चों सपोज ये समझते हैं, ये एक अंकल है, ये एक खेती करते हैं, ठीक है, और ये वीट उगाते हैं। ये जो अंकल है ये पॉटरी करते हैं, मटके बनाते हैं, और ये जो अंकल है ये जूता बेचते हैं। अब सपोज हम देखें कि जूते बेचने वाले अंकल को गेहूं चाहिए, ठीक है, लेकिन वो उनके पास सिर्फ जूते हैं, उनके पास कोई पैसा वैसा नहीं है, ठीक है, पैसा तो है ही नहीं इस पूरे सिनेरियो के अंदर। देयर इज नथिंग कॉल्ड मनी इन दिस होल सिचुएशन। अब जूते बेचने वाले अंकल के पास सिर्फ जूते हैं, तो वो अपने जूते लेके ना इन अंकल के पास पहुंच जाते हैं और बोलते हैं, देखिए साहब, आप मेरे से जूता ले लीजिए और मुझे गेहूं दे दीजिए। बट ये अंकल बोलते हैं कि यार मुझे तो जूता चाहिए ही नहीं, मेरे पास बहुत जूते हैं, नहीं चाहिए मुझे जूता। तो अब इस सिचुएशन के अंदर व्हेन यू डोंट हैव मनी, एक ट्रांजैक्शन जो है वो इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि दूसरे अंकल को जूता चाहिए ही नहीं, उनको जरूरत ही नहीं है जूते की, बल्कि इन अंकल को जरूरत है मटका चाहिए उनको अपने घर के लिए। समझ लो, मटका चाहिए, ठीक है। ये मटके वाले के पास जाते हैं, अब मटके वाले को बोलते हैं कि आप मेरे से मेरा गेहूं ले लो और मटका दे दो। वो कह रहे मेरे को गेहूं चाहिए ही नहीं। तो बच्चों देखो, आपके पास जो कमोडिटी है, आप उस कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी खरीदना चाहते हो, बट हो सकता है ना कि दूसरा इंसान आपकी कमोडिटी ना खरीदना चाहता हो, राइट? जैसे इनको जूता नहीं चाहिए और इनको गेहूं नहीं चाहिए, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस के अंदर आपका जो ट्रांजैक्शन है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। और वहीं पर अगर इस सिचुएशन के अंदर पैसा होता तो ये अंकल सीधा पैसा लेके जाते, मुंह पे मारते, नहीं मुंह पे नहीं मारते, सीधा पैसा लेके जाते और बोलते कि आप बताइए आपका गेहूं कितने का है, मैं खरीद लेता हूं, और गेहूं लेकर आ जाते शांति से, और वो भी पैसा ले लेते, क्योंकि उनको लगता है कि यार मैं पैसे से तो जो भी मेरा मन करेगा मैं खरीद सकता हूं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में वो ट्रांजैक्शन पॉसिबल
हो पाती। यहीं पे बच्चों जो बात आती है रिलेटेड वो आती है बार्टर सिस्टम की। देखिए बार्टर सिस्टम, कुछ भी आगे देखने से पहले समझेगा कि बार्टर सिस्टम होता क्या है। बार्टर सिस्टम पहले के जमाने में चला करता था, जब पैसे जैसी कोई चीज नहीं होती थी तो लोग क्या करते थे, डायरेक्टली कमोडिटीज को एक्सचेंज कर लेते थे। जैसे कि सपोज एक इंसान के पास ये चश्मा है और एक इंसान के पास ये पेन है, तो पर्सन वन जाता है अपना पेन लेकर और बोलता है यार मुझे चश्मा चाहिए तुम्हारा और उसके बदले मेरे से पेन ले लो। और अगर ये इंसान भी मान जाएगा कि हाँ यार ठीक है तुम मेरा चश्मा ले लो और मुझे पेन दे दो, मुझे पेन की जरूरत है, तो उस सिचुएशन में वो ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो जाएगी। तो यार बार्टर सिस्टम की ना एक्चुअली में यही कहानी है कि बार्टर सिस्टम इज द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज इन द प्लेस ऑफ अ कमोडिटी, बट बोथ पार्टीज हैव टू एग्री। दोनों पार्टीज अगर एक दूसरे के प्रोडक्ट को खरीदना चाहती होंगी और अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहती होंगी, सिर्फ उसी सिनेरियो में बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल हो सकता है। अब इस सिचुएशन में बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल क्यों हुआ? क्योंकि ये जो इंसान था ये पेन के बदले चश्मा चाहता था और दूसरा इंसान चश्मे के बदले पेन चाहता था, राइट? तभी तो वो सक्सेसफुल हो पाया। अगर ये पेन लेके जाता और उसको बोलता चश्मा दे दो, बट वो कहता यार मुझे तो पेन चाहिए ही नहीं, तो उस सिचुएशन में बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो बच्चों याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना, बार्टर सिस्टम इज ओनली सक्सेसफुल व्हेन देयर इज अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस कि ये जो व्यक्ति है व्यक्ति ए और ये जो व्यक्ति है व्यक्ति बी, इनके बीच में अगर एक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होगा कि सपोज इनके पास जो चश्मा है और इनके पास पेंसिल पेन जो भी मान लेते हैं, अगर ये चश्मे के बदले पेन लेना चाहते हैं और ये पेन के बदले चश्मा लेना चाहते होंगे, तभी वो बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बोला जाता है। ठीक है, ऑलराइट, इसको इरेज कर देते हैं। आगे देखिए, when a person desires to sell exactly what the other person wishes to buy, अगर एक इंसान exactly वही चीज आपको दे रहा है जो आपको खरीदनी थी, ठीक है, तो वो सिनेरियो को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बोला जाता है बच्चों। इन अ बार्टर सिस्टम जहां पे गुड्स को डायरेक्टली एक्सचेंज करा जाता है विदाउट द यूज ऑफ मनी, डबल कोइंसिडेंस इज अ वेरी वेरी एसेंशियल फीचर। अगर डबल कोइंसिडेंस नहीं रहेगा तो एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दोनों साइड से एक दूसरे की चीज को खरीद के अपनी चीज को बेचने वाली चीज होनी चाहिए, तभी वो पॉसिबल हो पाएगा पूरा का पूरा सिस्टम। ऑलराइट, देखिए मनी जो है क्रूशियल इंटरमीडिएट चीज है, इंटरमीडिएट स्टेप है, यानी कि बीच में आता है कहीं ना कहीं। तो आप क्या करते हो, आप अपनी कोई भी कमोडिटी को बेचकर पैसा ले सकते हो और उस पैसे से आप कोई भी चीज खरीद सकते हो। पैसा कभी कोई मना नहीं करेगा लेने से। क्यों नहीं मना करेगा? क्योंकि यार पैसे से वी कैन बाय एनीथिंग एंड एवरीथिंग। हमारे मन में ये डाउट नहीं है कि यार मैं पैसा लेके जाऊंगी तो दूसरा इंसान बोलेगा कि यार पर मेरे को तो पैसे की जरूरत नहीं है। नहीं, पैसा तो एक्सेप्ट हो ही जाएगा, क्योंकि पैसा जो है उससे आप कोई भी चीज जो आपको चाहिए उसको खरीद सकते हो, उसकी वैल्यू दो, अमाउंट दो, खरीद लो, राइट? सो सिंस मनी एक इंटरमीडिएट की तरह एक्ट करता है इन द एक्सचेंज प्रोसेस, इट इज कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसलिए बच्चों एक्सचेंज का एक मीडियम है, एक जरिया है मनी, जिससे कि आप किसी भी ट्रांजैक्शन को पॉसिबल कर सकते हो, किसी भी ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल बना सकते हो। ऑलराइट, ये बात एकदम क्लियर है। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जहां पे कमोडिटीज को कमोडिटीज के बदले एक्सचेंज करा जाता है, बट ये तभी पॉसिबल है जब एक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एग्जिस्ट कर रहा हो, यानी कि दोनों पार्टीज एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहती हो और अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहती हो। और ऐसी सिचुएशन काफी ज्यादा रेयर है, तो सिर्फ ऐसी रेयर सिचुएशन में ही बार्टर सिस्टम पॉसिबल हो पाएगा। बट मनी एक इंटरमीडिएट की तरह आता है, एक बीच वाले स्टेप की तरह आता है, जब आप मनी को किसी भी कमोडिटी के लिए एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है, उसकी वैल्यू देकर। whatever you wish to buy and whatever you wish to sell, आप उसको पैसे के लिए एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, so it is an intermediate plus it is the medium of exchange. All right, now what was used before money? दूसरी चीज जो यहाँ पर आती है वो ये आती है कि पैसे से पहले किसी भी चीज को खरीदना बेचना होता था, अगर ट्रांजैक्शन करनी होती थी तो क्या इस्तेमाल किया जाता था, किस चीज को पैसे की तरह इस्तेमाल किया जाता था? तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि इंडियंस जो है दे यूज्ड ग्रेन्स एंड कैटल एज मनी। लोग जो है अनाज को और जो भेड़ बकरियां उनके पास होती थी उनको पैसे की तरह एक्सचेंज करते थे। मतलब कि मेरे से इतना अनाज ले लीजिए और मुझे ये चीज खरीद लेते थे वो, ठीक है, या फिर अपनी भेड़ बकरी को दे आते थे कि ये ले लीजिए और हमें जो हमें चाहिए सामान वो दे दो।
ठीक है, तो इन सब चीजों को मनी की तरह यूज करा जाता था, विच इज ऑल्सो लाइक नॉट एट ऑल कन्वीनियंट, बिल्कुल कन्वीनियंट नहीं है, राइट। फिर जो है धीरे धीरे इंसान इवॉल्व होता है और फिर बच्चों राजा महाराजा का टाइम आता है, एम्पायर्स, किंगडम्स, वो वाला टाइम आता है, और उस टाइम पर मेटालिक कॉइन्स को यूज किया जाने लगा था। सोने के बने हुए सिक्के, चांदी के बने हुए सिक्के, कॉपर के बने हुए सिक्के, इन कॉइन्स को मनी की तरह यूज करा जाता था। एक ऐसा फेज था जो कि लास्ट सेंचुरी तक कंटिन्यू हो रहा था। अब देखिए यहां पर ना प्रॉब्लम क्या थी, जब हम मेटालिक कॉइन्स को यूज कर रहे थे, सो यहां पर प्रॉब्लम क्या थी, यहां पर दिक्कत क्या थी, व्हाट वाज द प्रॉब्लम? बच्चों देखो क्या होता है, जैसे ये एक सोने का सिक्का है, इस सोने के सिक्के पर ना लिखा हुआ है कि ये 10 रुपए का सिक्का है, बट यार जिस मटेरियल से वो सोने का सिक्का बना है, वो सोना तो काफी प्रेशियस मेटल है ना, उस सोने की वैल्यू तो कितनी ज्यादा है। तो ना सोने की जो वैल्यू है, यानी कि जिस मटेरियल से वो सिक्का बना है, उस वैल्यू को बोला जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू। और जो असल में जैसे ऊपर जो 10 रुपए लिखे है, वो हो जाएगी उसकी फिएट वैल्यू, यानी कि जो ऊपर लिखा है जितने का वो एक्सचेंज करना है आपको। अब इन सिक्कों के साथ दिक्कत ये थी कि सिक्के क्योंकि इतने प्रेशियस मेटल के बने होते थे, तो उस मेटल की ही कॉस्ट बहुत ज्यादा होती थी, उस मेटल का ही प्राइस बहुत ज्यादा होता था, तो इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा हुआ करती थी फिएट वैल्यू से। ऊपर तो सिर्फ 10 रुपए लिखे हैं, बट मटेरियल बहुत ज्यादा महंगा है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होती थी फिएट वैल्यू से, जिस वजह से ये भी काफी ज्यादा एक फुद्दू सी कोशिश थी एक तरीके से पैसे को एक्सचेंज करने की, क्योंकि यार इंसान तो फिर उस सोने को ही बेच आएगा, बहुत पैसा कमा लेगा उससे, है ना, उसको 10 रुपए के लिए थोड़ी कोई यूज करेगा, तो वही वाली चीज है। चलिए आगे जब हम लोग आते हैं तो बच्चों अब जो है, अभी अगर हम मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी की बात करें, करेंसी की बात करें, जैसे हर देश की अलग अलग करेंसीज होती है, इंडिया की करेंसी क्या है, रुपी, राइट, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, है ना, राइट, रुपी ऐसे डिनोट करा जाता है। अभी मॉडर्न करेंसी में क्या चीज है ना, कि मॉडर्न करेंसी के अंदर बच्चों आप लोगों को एक चीज दिखेगी कि फिएट वैल्यू जो होगी वो ज्यादा होगी इंट्रिंसिक वैल्यू से। मटेरियल क्या है, मटेरियल पेपर है ना, पेपर नोट्स है, पेपर नोट्स की क्या ही वैल्यू है, मटेरियल की तो क्या ही वैल्यू, लेकिन उसके ऊपर जो गांधी जी छपे हैं और जो वैल्यू लिखी है, दैट इज द रियल थिंग, दैट इज द रियल थिंग, है ना। तो ये जो है ना फिएट वैल्यू जब इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है, तो हमारा जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई पेपर को बेच के भी क्या ही कर लेगा, उसको कुछ कमाई होगी नहीं, ठीक है, तो इसको हमने वो क्यों नहीं करा, ऑलराइट। देखिए मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी जो होता है उसके अंदर करेंसी आते हैं, जैसे कि पेपर नोट्स आते हैं, कॉइन्स आते हैं। दिस मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड अप ऑफ प्रेशियस मेटल्स, ये जो मॉडर्न करेंसी है ये ना तो प्रेशियस मेटल से बनी है, ना ही ये कोई एवरीडे यूज के आइटम्स है, ना ही ये कोई अनाज है या भेड़ बकरियां हैं, ना ही ये कोई प्रेशियस मेटल से बनी है। तो इसलिए मॉडर्न करेंसी जो है ना उसने इन सभी दिक्कतों को सॉल्व कर दिया है। इट इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन, उसका कोई खुद से इस्तेमाल नहीं है। मतलब अगर सिर्फ पेपर की बात की जाए तो वो पेपर की कुछ वैल्यू नहीं है, वो पेपर की वैल्यू तब आती है जब उस पे गांधी जी की फोटो छपती है और उस पे जो है एक वैल्यू लिखी होती है ना, और आरबीआई से छप के आ रहे हैं, तब जाके वो पेपर जो है वो वैल्यूएबल बनता है, नहीं तो खुद से उसकी कोई वैल्यू नहीं है पेपर की, वो तो उस पे जो छपा है उसकी वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे वही वाली बात हो रही है। उसके बाद बच्चों देखिए, हाँ, Why is the modern currency used as a medium of exchange? हम इस मॉडर्न करेंसी को, मॉडर्न फॉर्म में जो करेंसी अवेलेबल है, पेपर नोट्स है, कॉइन्स है, इसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इंडिया के अंदर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज लाइक द सेंट्रल बैंक इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बच्चों जो हमारी केंद्रीय सरकार है, जो हमारे देश की सरकार है, उसके बिहाफ पर जो हमारे हम बोल सकते हैं सेंट्रल बैंक है एक तरीके से, विच इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वही हमारे सारे के सारे नोट्स को प्रिंट करता है, नोट्स को इशू करता है, और तभी हम उन नोट्स को हमारी करेंसी की तरह एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि एक वैलिडिटी है, एक लीगैलिटी है उसमें। एज पर द इंडियन लॉ, भारतीय कानून के हिसाब से कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करेंसी को इशू नहीं कर सकती है, तो वो तो फिर नकली नोट हो जाएंगे, ठीक है। और नकली नोट तो फिर अभी आपको मिल जाए, आपको हो सकता है लगेगी असली है, बट बाद में उसकी कोई वैल्यू रहेगी नहीं, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट। और ऑब्वियसली ये एक गैर कानूनी अपराध है, अगर कोई भी ऐसे इशू करेगा तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा, ठीक है। साथ ही में बच्चों, नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज
ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जाओ किसी दुकान पर, उनको जो है आप रुपया दो और वो बोले कि यार हम तो रुपीस में पेमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। करनी पड़ेगी रुपीस में पेमेंट एक्सेप्ट। क्यों? ये कोई अमेरिका थोड़ी है, डॉलर थोड़ी आपको देंगे। सो एवरीवन हैज टू एक्सेप्ट अ पेमेंट दैट हैज बीन मेड इन रुपीज विद इन इंडिया, क्योंकि वो इंडिया की करेंसी है। किसी और करेंसी को थोड़ी आप बोलोगे कि यार मैं तो डॉलर ही एक्सेप्ट करता हूं, मैं रुपी वुपी नहीं लेता, ठीक है? तो ऐसे नहीं होगा। लीगली यू कैन नॉट रिफ्यूज अ पेमेंट दैट हैज बीन मेड इन रुपीज। आई होप यहां तक भी बात समझ में आई है। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी को हम लोग एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि ये करेंसी हमारे आरबीआई, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है, वो नोट्स को इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड उसी के साथ साथ इंडियन लॉ के हिसाब से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल नोट्स को इशू नहीं, हमारे करेंसी नोट्स को इशू नहीं कर सकता। और साथ ही में कोई भी इंडिविजुअल जो रुपये में पेमेंट की गई होगी उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता है। ऑलराइट, तो यहां तक भी बात एकदम क्लियर हो गई है। साथ ही में बच्चों हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं डिपॉजिट्स विद बैंक्स की। तो एक और तरीका है कि आप पैसे को अपने पास रख सकते हो, और वो कैसे रख सकते हो? बैंक में खाता खुलवा के और बैंक में अपने पैसे को डिपॉजिट करवा के। ठीक है, तो देखिए क्यों कराएंगे डिपॉजिट, अभी बताती हूँ। सो वन अदर फॉर्म विद विच पीपल कैन होल्ड मनी इज लाइक बाय डूइंग अ डिपॉजिट विद द बैंक। बैंक के साथ एक डिपॉजिट करा के भी आप अपने पैसे को रख सकते हो अपने पास। तो यार देखो, बड़ी सिंपल सी चीज है। अब सपोज हर व्यक्ति है, उस व्यक्ति को ना 30 तारीख को उसकी सैलरी मिलती है। वो सैलरी हो सकता है 50,000 हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मेरे को पूरे 50,000 अभी खर्चने हैं, नहीं खर्चने, है ना? तो उसका एक अमाउंट जो है मुझे अभी खर्चना है। ठीक है, मेरे को पता है कि यार मेरे महीने का खर्चा कुछ 15-20 हजार तक होता है, तो मैं 20,000 अपने पास रख लूंगी और बाकी जो 30,000 बच गए मेरे पास, अब वो अगर मैं घर में ही रखूंगी यार, तो इट्स लाइक कि मैं एक तरीके से हो सकता है मैं डर जाऊं कि भाई चोर वोर आके चोरी ना कर ले मेरे घर से। और दूसरी चीज यह है कि घर में जब वो पैसे पड़े तो वो 30,000 ही रहेंगे, चाहे वो कितने भी साल रख दो, कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, अमाउंट बढ़ेगा नहीं, उतने का उतना ही रहेगा। ठीक है, तो उनकी वैल्यू एक तरीके से विद टाइम डेप्रिशिएट होती रहेगी। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं थोड़ा एक अच्छा समझदारी वाला डिसीजन लूंगी कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल ओनली नीड सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे यूज। मेरे को पता है मेरे को सिर्फ 20,000 चाहिए उसमें से अपने रोजमर्रा के खर्चे के लिए, तो मैं जो है बाकी जो भी अमाउंट बचेगा उसको बैंक में एक अपना खाता खुलवा के, अपने नाम पे खाता खुलवा के डिपॉजिट करवा दूंगी। बैंक जो है इस डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेंगे और मेरे को इस पैसे पर वो इंटरेस्ट भी देंगे। इंटरेस्ट मतलब ऐसे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं वो, इंटरेस्ट का मतलब है बच्चों कि उस पे एक मेरे को ब्याज भी मिलेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत, मतलब हर बैंक का वेरी करता है परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट जो वो आपके डिपॉजिट्स पे आपको देता है, बट हाँ कुछ ना कुछ परसेंटेज तो आपको उस डिपॉजिट पे मिलती रहेगी। दैट मीन्स आपका पैसा स्टैग्नेंट नहीं रहेगा, वो बैंक में पड़े पड़े भी बढ़ रहा है। ठीक है, उसमें थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, बट घर पे पड़ा रहता तो कुछ नहीं बढ़ता। तो वही वाली चीज है। People also have the provision to withdraw the money as and when they require, and therefore these deposits are called as demand deposits. लोगों के पास ये भी प्रोविजन है कि वो कभी भी जाके, क्योंकि उन्हीं का तो पैसा है, कभी भी जाके बैंक में आप उस पैसे को विड्रॉ करा सकते हो, क्योंकि अपनी मन मर्जी से विड्रॉ करा सकते हो, इस वजह से इनको डिमांड डिपॉजिट्स बोला जाता है। ठीक है, सो यू कैन गो टू द बैंक whenever you need the money, you can withdraw it from the bank. That is why they are known as demand deposits. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, why demand deposits considered as money? Because you have the provision to withdraw the money as and when you require, and your money is safe with the bank. It is also earning an interest, and वही वाली चीज है। ठीक है, तो सब कुछ इसमें हम लोग लिख देंगे। फिर आती है चेक पेमेंट। अब बच्चों पेमेंट जो है चेक से भी की जा सकती है। चेक, ये देखिए कितना अच्छा लगता है ना, चेक पे लिखो 2 लाख रुपीज ओनली तो वहां पे वही बात है। चेक होता क्या है बच्चों, सबसे पहले देखिए, check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued. तो चेक एक पेपर है जो कि बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि मेरे अकाउंट से इतना पैसा निकाल कर उस व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए जिसके नाम पर मैंने आपको चेक दिया है। जैसे सपोज मैं एक चेक बैंक को दे रही हूं, वहां पर मैंने लिखा है, सपोज मेरी एक फ्रेंड है प्रिया, ठीक है, मैंने प्रिया का नाम लिखा है, प्रिया का पूरा नाम लिखा, और मैं बैंक को क्या इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, वहां पे मैंने सपोज अमाउंट में लिखा है 10,000 रुपए मैं देना चाहती हूँ प्रिया के अकाउंट में। तो मैं ये जाके बैंक को देकर आऊंगी। बैंक को पता है कि मेरे अकाउंट से, क्योंकि मैंने चेक इशू करा है, तो मेरे अकाउंट से 10,000 रुपए को विड्रॉ करके प्रिया के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ये इंस्ट्रक्शन मैंने बैंक को दी है थ्रू द चेक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती भी हूँ रियल लाइफ चेक कैसा दिखता है, चेक को भरते कैसे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है,
तो किसको पे करना है, यहाँ पर आप उसका नाम लिख देंगे, कितने रुपीज पे करने हैं, यहाँ पर आप वो रुपीज लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर आप नंबर में वो रुपीज लिखेंगे, यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर करोगे, ठीक है। बस बैंक में जाके दे आओ चेक और पेमेंट चली जाएगी उस व्यक्ति को जिसके नाम पे आपने चेक लिख कर दिया है। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी। चलो आगे आ जाइए बच्चों, और यहां पर बात कर लेते हैं लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक की। अब यार बैंक जो है, आपको लगता होगा यार बैंक कितना अच्छा है, लोग वहां पे पैसा डिपॉजिट अपना करा रहे हैं, बैंक लोगों को इंटरेस्ट दे रहा है उस पे, कितना बढ़िया है बैंक। तो क्या बैंक बच्चों यहाँ पे लोगों की सेवा के लिए बैठा है कि लोगों का पैसा मल्टीप्लाई करके देगा? ये क्या वो लक्ष्मी चिट फंड है, हाँ, कि पैसा डबल? हाँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बैंक की बात करते हैं, बैंक भी बच्चों पैसा कमाता है, यहाँ पे वो एनजीओ नहीं है कि लोगों को पैसा बांटने के लिए खड़ा है। तो बैंक जो है अपनी लोन एक्टिविटीज की बदौलत पैसा कमाता है। और लोन एक्टिविटी से बैंक कैसे पैसा कमाता है, आइए मैं आपको बहुत सिंपल सी शब्दों में समझाती हूँ। देखिए, एक होता है डिपॉजिटर। अब डिपॉजिटर वो इंसान होता है जो अपना पैसा जाके बैंक में डिपॉजिट कराता है, पैसा जाके बैंक में भर कराता है, ठीक है। अब ये डिपॉजिटर जो है बैंक में जाके अपना पैसा रखवाएगा और डिपॉजिटर को उस डिपॉजिट पे मिलेगा इंटरेस्ट, है ना। डिपॉजिटर के पैसे पे उसको इंटरेस्ट देगा बैंक। वहीं पे बच्चों जो बोरोअर है, बोरोअर वो व्यक्ति है जिसको पैसे की जरूरत है, जो कि बैंक के पास गया है लोन लेने के लिए। अब बैंक जो है बोरोअर को पैसा देगा, यहाँ पे बैंक जो है बोरोअर को मनी दे रहा है और बोरोअर अल्टीमेटली उसको इंटरेस्ट देगा उस पैसे पर। तो अगर मैं जाकर बैंक से लोन ले रही हूं, बैंक से पैसा मांग रही हूं, सपोज मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया है और बैंक ने मेरे को वो लोन दिया है, लेकिन बच्चों उस 1 लाख रुपए के लोन पर मुझे बैंक को लोन के पैसे के साथ साथ एक इंटरेस्ट भी भरना होगा, ठीक है। हो सकता है 10% इंटरेस्ट पे वो लोन हो, ठीक है। तो 10% उस लोन का जो अमाउंट होगा, मेरे को बाद में जब मैं वापस करूंगी ना, तो मैं 1 लाख प्लस वो 10% पैसा जो है बैंक को वापस करूंगी, ठीक है। अब देखिए, हो सकता है यहाँ पर डिपॉजिटर ने पैसा रखवाया था, वहां पर बोरोअर ने पैसा लिया है। अब बच्चों यहाँ पे बैंक बोरोअर से इंटरेस्ट ले रहा है और डिपॉजिटर को इंटरेस्ट दे रहा है, बट एक डिफरेंस है। बैंक्स जो इंटरेस्ट बोरोअर से चार्ज करते हैं, वो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है, और बैंक जो इंटरेस्ट डिपॉजिटर को खुद की जेब से देते हैं, वो इंटरेस्ट रेट कम होता है, ठीक है। तो यही जो डिफरेंस होता है ज्यादा इंटरेस्ट रेट और कम इंटरेस्ट रेट में, दैट इज नोन एज द इनकम ऑफ द बैंक। तो सपोज यहां पर हम देखें कि यार सपोज यहां पर 1000 रुपए डिपॉजिट ही करा रहे हैं और 1000 रुपए का ही लोन दिया है, लेकिन यहां पे बोरोअर को वापस करना है 10% इंटरेस्ट के साथ, और यहां पर डिपॉजिटर को सिर्फ 5% इंटरेस्ट मिल रहा है उसके लोन पर। 10% इंटरेस्ट बैंक की जेब में आ रहा है और बैंक दे कितना रहा है, सिर्फ 5% इंटरेस्ट दे रहा है। तो यही जो डिफरेंस है ना, दैट इज नोन एज द मेन इनकम ऑफ द बैंक, मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द बैंक, ठीक है। तो देखिए, इसको हम वैसे कैलकुलेट करेंगे तो 10% को अगर हम कैलकुलेट करें, ₹100, वहीं पे हो जाएगा 50 रुपए, ठीक है। तो बचा कितना बैंक के पास, बचा बैंक की जेब में 50 रुपए, 100 माइनस 50 कर दिया, और ये बैंक का इनकम हो गई। तो मैंने बहुत ही ऐसे छोटू सा एग्जांपल ले लिया। सोचो कितने ज़्यादा डिपॉजिटर्स होते होंगे, कितने ज़्यादा बोरोअर्स होते होंगे, और ऐसे ही बैंक जो है ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बोरोअर से चार्ज करता होगा, कम इंटरेस्ट रेट डिपॉजिटर को वापस देता होगा, तो बैंक कितनी कमाई करता होगा, है ना। चलिए, ऑल राइट। तो आई होप आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि बच्चों इस पे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। देखिए, हाउ डू बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ मनी। तो एक तो क्वेश्चन ऐसा बनता है कि बैंक उन लोगों के बीच में मीडिएट कैसे करता है जिनके पास ज्यादा पैसा है और जिनको पैसे की जरूरत है। जिनके पास ज्यादा पैसा है वो है डिपॉजिटर, है ना। देखो, सरप्लस मनी लिखा है ना, सरप्लस मनी कौन है, ये है डिपॉजिटर। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा मरोड़ दिया, तोड़ मरोड़ दिया लैंग्वेज को, एंड हु नीड मनी आर द बोरोअर्स। तो कैसे इनके बीच में मीडिएट करता है, अपनी लोन एक्टिविटीज के थ्रू मीडिएट करता है। ये दूसरा क्वेश्चन है
डिपॉजिट्स विद द बैंक्स, उनका सोर्स ऑफ इनकम कैसे बन जाते हैं। बैंक के पास जब लोग डिपॉजिट करके जाते हैं पैसा, तो वो बैंक का सोर्स ऑफ इनकम कैसे बन जाता है। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि कैसे बन जाता है। तो कुछ भी घुमा फिरा के आ जाएगा। आपको यहाँ पे बेसिकली लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक के बारे में लिखना है, जहां पर आपको ये लिखना है कि बोरोवर से बैंक ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, डिपॉजिटर के पैसे पे कम इंटरेस्ट रेट देता है, और उसी का जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द बैंक। देखिए, डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज्ड फ्रॉम द बोरोवर्स, बोरोवर से जो चार्ज करा जाता है उसमें माइनस जब आप कर दोगे व्हाट इज पेड टू द डिपॉजिटर इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द बैंक। ठीक है, ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये मेन सोर्स ऑफ इनकम है, मेन सोर्स ऑफ इनकम इज इक्वल टू चार्ज फ्रॉम borrowers minus paid to depositors। ठीक है, so this is the main source of income of the bank। अब यहाँ पर बच्चों एक हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में देंगे। पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ ऑल द डिपॉजिटर्स वेंट टू आस्क फॉर देयर मनी एट द सेम टाइम। अगर सारे के सारे डिपॉजिटर्स एक ही दिन बैंक से पैसा अपना निकलवाने के लिए पहुंच जाते हैं, बैंक की तिजोरियां खाली करने के लिए, तो क्या होगा। खुद से सोच के मुझे बताइएगा। थोड़ा सा हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटीज। ठीक है, कमेंट्स में मेरे को इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। चलिए आगे आ जाते हैं। तो बच्चों यहां पर आप लोगों को ये तो चीज समझ में आ गई होगी कि बैंक जो है वो फंक्शन कैसे करता है। वो अपने डिपॉजिटर्स और बोरोवर्स के बीच में एक मीडिएट करने का जरिया बनता है, डिपॉजिटर्स के डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। और हाँ, एक और चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, वो ये है कि बच्चों बैंक के पास जितना भी डिपॉजिटर्स से पैसा आता है, सपोज मैं बैंक हूं, मेरे पास बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अपना पैसा डिपॉजिट कराया और टोटल 5 लाख रुपए मेरे बैंक में डिपॉजिट हो चुका है डिपॉजिटर्स द्वारा। अब ऑब्वियस सी बात है कि इसी पैसे का इस्तेमाल करके मैं बोरोवर्स को लोन भी दूंगी, बट क्या मैं पूरे के पूरे 5 लाख को इस्तेमाल करके लोन दे सकती हूं? तो ऐसा नहीं है बच्चों। हर बैंक के लिए ये कंपलसरी होता है कि टोटल डिपॉजिट्स का 15% पैसा वो लोग रिजर्व करके कैश डिपॉजिट की तरह रखें। वो उस 15% पैसे के साथ कुछ नहीं कर सकते, वो उसको लोन में भी एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी भी दिन कोई डिपॉजिटर बैंक के पास पैसा निकलवाने आ गया तो क्या करोगे आप? हो सकता है आपने सारा पैसा उठा के लोन में दे दिया हो, तो आपके पास तो कोई पैसा बचेगा ही नहीं। सो जस्ट टू मेक श्योर कि इफ एनी गिवन डे कोई डिपॉजिटर वापस भी अपना पैसा लेने आ जाता है तो आपके पास पैसा होना चाहिए। इस वजह से 15% जो भी डिपॉजिट्स का होता है अमाउंट, वो बैंक को अपने पास रखना ही पड़ता है। वो उसको एज अ लोन एक्सटेंड नहीं कर सकते, याद रखिएगा इस चीज को। अब जरा समझते हैं कि क्रेडिट यानी कि लोन की डेफिनेशन क्या है। देखिए बच्चों, इट रेफर्स टू एन अग्रीमेंट, हाईलाइट करेंगे, agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods or services। lender और borrower को याद रखना, money, goods, services in return for the promise of future payment। बच्चों क्रेडिट का ना एक सिंपल सा लॉजिक है। लोन क्या होता है? आप कुछ पैसा, कुछ सर्विस या कुछ भी चीज जो ऑब्टेन कर रहे हो, यू आर नॉट पेइंग फॉर इट राइट नाउ। आप उसका पैसा अभी नहीं दे रहे, बल्कि आप एक वादा कर रहे हो कि इस पैसे को मैं फ्यूचर में रीपे कर दूंगा, लौटा दूंगा। ठीक है, तो एक कर्जा लेने की जब बात होती है, लोन लेने की जब बात होती है, तो वहां पर एक लेंडर होता है, यानी कि जो मनी, गुड्स और सर्विसेज से आपको जो है फैसिलिटेट कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, और एक बोरोवर है जो कि उसका पैसा, गुड्स, सर्विस जो भी है वो ऑब्टेन कर रहा है और वो उसे रीपे नहीं कर रहा अभी, बल्कि वो उसके साथ सिर्फ एक वादा कर रहा है कि मैं तुम्हें फ्यूचर में रीपे कर दूंगा। अब यहां पर ना हमेशा जो है लोन लेना अच्छी चीज होती है, बुरी चीज होती है, हमें नहीं पता है, तो इसलिए हम जरा 2 एग्जाम्पल्स को देखेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपकी किताब के अंदर ये 2 कहानियां लिखी हुई हैं, आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको बेसिकली इनका क्रक्स बताना चाहती हूँ कि इन कहानियों में दिया क्या हुआ है। सबसे पहले बात की जाती है स्टोरी ऑफ सलीम की। तो सलीम एक शू मैन्युफैक्चरर होते हैं, जूता बनाते हैं। अब उनके पास एक ऑर्डर आता है जूते बनाने का, और उस ऑर्डर के लिए उनको जो है ऑब्वियसली उनके पास उतना पैसा नहीं होता कि वो उस ऑर्डर को कंप्लीट कर सके, तो वो थोड़ा सा ना लोन लेते हैं। सबसे पहले तो जिस व्यक्ति ने उन्हें ऑर्डर दिया होता है उसी से ही एडवांस पेमेंट ले लेते हैं और उसको बोलते हैं कि आप मेरे को एडवांस में थोड़ा सा पेमेंट दे दो और मैं आपको जो है निर्धारित जो आपने डेट मुझे दी है मैं उसी दिन आपको ऑर्डर कंप्लीट करके दूंगा। और साथ ही में वो जो लेदर सप्लायर होता है उससे भी लेदर
जो है थोड़ा उधार में ले लेते हैं कि मैं तुम्हें इसके पैसे बाद में दे दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों अपना लोन लेते हैं, वो टाइमली जो है अपनी जो भी उनको ऑर्डर मिला होता है उसको कंप्लीट करते हैं, ऑर्डर जो है पहुंचाते हैं उस इंसान तक जिसने ऑर्डर दिया होता है, उनको पेमेंट मिलती है और वो अपना कर्जा भी पूरा चुका देते हैं और साथ ही में वो एक अच्छा प्रॉफिट भी अर्न करते हैं। तो सलीम की कहानी में आपको पता चलता है कि क्रेडिट लेना सलीम के लिए तो काफी प्रॉफिटेबल और काफी बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि वो टाइमली अपने ऑर्डर को कंप्लीट करके उससे एक अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर लेते हैं और अपने लोन को भी चुकता कर देते हैं। बट वहीं पर जब बात आती है स्वप्ना की, तो पहले नाम में ही, कहानी के नाम में ही दिक्कत है, स्वप्ना's प्रॉब्लम। क्योंकि बच्चों स्वप्ना के साथ क्या होता है, स्वप्ना एक फार्मर होती है, उनके पास एक पीस ऑफ लैंड होता है, एक जमीन होती है जहां पर वो एक क्रॉप उगाती है। अब क्रॉप उगाने के लिए वो लोन लेती है मनी लेंडर से, लेकिन क्रॉप फेलियर हो जाता है, उनकी जो फसल है वो खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो उस फसल से तो कोई पैसा नहीं कमा पाती। जो उन्होंने लोन लिया होता है मनी लेंडर से उसका ब्याज भी बहुत ज्यादा होता है, तो ओवर द टाइम उनका जो ब्याज है और जो लोन का अमाउंट है वो ज्यादा बढ़ जाता है और उसको चुकता करने के लिए स्वप्ना के पास पैसा ही नहीं होता। अगले साल वो फिर से अपनी फसल उगाती हैं, फसल थोड़ी बहुत उगाने के लिए उनको फिर से थोड़ा सा लोन लेना पड़ता है, नया लोन लेना पड़ता है, फिर वो उस लोन को लेकर फसल उगाती है, फसल को बेचती है, उनको ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता उससे, और अब एक तरीके से पुराने लोन को भरने के लिए वो एक नया लोन ले रही हैं, फिर उस लोन को भरने के लिए एक और लोन ले रही हैं, कमा ज्यादा पा नहीं रही, लोन को चुकता नहीं कर पा रही हैं। तो बच्चों स्वप्ना एक डेट ट्रैप की सिचुएशन में फंस जाती हैं, एक उधार के कर्जे के चंगुल में फंस जाती हैं। तो स्वप्ना के लिए लोन लेना या क्रेडिट की जो स्थिति थी वो बेनिफिशियल नहीं रहती है, क्योंकि उन्होंने एक तो क्रेडिट लिया था मनी लेंडर से जो कि एक इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट थे, और बच्चों क्योंकि उन्होंने उनको क्रेडिट यानी कि लोन एक बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया था, तो जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थी वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा थी, ठीक है। इस वजह से स्वप्ना को जो है दिक्कत आती है। ऑलराइट, तो यही वाली बात है कि कभी कभी लोन लेना किसी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, किसी के लिए नुकसानदेही भी हो सकता है, जैसे कि स्वप्ना के लिए था। अब देखिए, कभी भी आप लोन लेने जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आप बस प्रॉमिस करोगे यार पिंकी प्रॉमिस हम जो है ना आपको लोन का पैसा वापस दे देंगे और बस लोन मिल गया। नहीं बच्चों, ऐसे तो हर कोई लोन ही लेता रहेगा, राइट। तो हमेशा जब क्रेडिट आप लेते हो ना, तो देयर आर सम टर्म्स एंड कंडीशंस दैट आर इन्वॉल्व्ड। हर लोन एग्रीमेंट जो है स्पेसिफाई करता है एक इंटरेस्ट रेट विच द बोरोअर मस्ट पे टू द लेंडर अलोंग विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। बच्चों सिंपल सी चीज है कि हर लोन एग्रीमेंट, अगर आप कोई भी लोन लेने जाते हो, सपोज अगर मैं 1,000 रुपए का भी लोन लेने जा रही हूं, तो मेरे को ना बताया जाएगा कि यार इस लोन का ये जो अमाउंट है दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि जो ओरिजिनल अमाउंट है जिसका आपने लोन ऑब्टेन करा है, लेकिन उस प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ आपको एक इंटरेस्ट रेट भी पे करना होगा। सपोज मैं बोलती हूं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इस लोन पे है 10%, यानी कि जब आप लोन वापस करोगे तो आपने लोन तो सिर्फ 1,000 रुपए का लिया था, लेकिन आपको चुकता करते टाइम, वापस करते टाइम इस 1,000 रुपए के साथ 10% का इंटरेस्ट भी वापस करना होगा। 10% का अगर मैं इंटरेस्ट लगाऊं तो 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए हो गया। तो आप जब वापस करोगे तो आप 1100 रुपए वापस करोगे। आपने लोन 1,000 रुपए का लिया था, बट क्योंकि उस पर 10% इंटरेस्ट भी लग रहा है, तो आप वापस जब करोगे अमाउंट तो आपको 1100 रुपए वापस करना पड़ेगा। तो हर लोन के साथ एक रेट ऑफ इंटरेस्ट तो लगता ही है। और आपने ये भी देखा था कि अगर आप बोरोअर हो तो बैंक्स क्या करते हैं, बोरोअर से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा चार्ज करते हैं और डिपॉजिटर के पैसे पे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, है ना। ये चीज भी हमने देखी थी। अब देखिए, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, दूसरी चीज हो गई कोलैटरल। कोलैटरल बच्चों आपने ये चीज हिंदी में काफी ज्यादा सुनी होगी, गिरवी रख दिया है हम लोगों ने, है ना। हमने जो है पैसा उधार पे लिया है और हमने अपनी जमीन को गिरवी रख दिया है, हमने अपने सोने की ज्वेलरी को गिरवी रख दिया है, हमने अपनी प्रॉपर्टी के कागजात को गिरवी रख दिया है। तो गिरवी रखना क्या है, दैट इज कोलैटरल। कोलैटरल इज व्हाट, अगर हम इसको थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में समझे तो इट इज एन एसेट दैट द बोरोअर ओन्स and uses it as a guarantee to a lender till the loan is repaid। अब यार आप बैंक के पास जाते हो, बैंक को आपने बोला कि मेरे को ना 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, बैंक ने आपको बोला ठीक है ले लो 10 लाख रुपए का लोन, उस पे इंटरेस्ट रेट भी बता दिया, बट क्या गारंटी है कि आप उस लोन को चुकता करोगे जिस टाइम पीरियड में। सपोज आपने 10 लाख का लोन लिया 10 साल के लिए, ठीक है, और उस पर एक इंटरेस्ट रेट भी है, आपने बोला मैं इसको चुकता कर दूंगा, लेकिन क्या गारंटी है कि आप उसको चुकता करोगे।
बैंक कोई आपका रिश्तेदार तो नहीं है, आपके मम्मी पापा तो नहीं है ना, या फिर आपके भैया भाभी या भाई बहन तो नहीं है, तो कैसे, क्या गारंटी दे रहे हो आप उनको, बैंक वालों को, कि आप इस लोन को चुकता कर दोगे। और अगर कल को आप डिफॉल्टर बन गए, अगर आप अपने लोन को चुकता नहीं कर पाए, तो बैंक कहां से पैसा लेकर आएगा। तो इस वजह से बच्चों बैंक्स जो है वो अपने पास एक गारंटी रखते हैं, कोलैटरल जिसको हम बोलते हैं। तो कोई भी एसेट जो कि एक बोरोअर के पास होता है, कोई भी चीज जो कि एक अच्छी वैल्यूएबल चीज है, वो सोने की ज्वेलरी हो सकती है, आपकी गाड़ी हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, आपके पास कोई जमीन हो सकती है, तो उसके पेपर या उसकी जो भी चीजें हैं वो रख लेती है बैंक, इक्विवेलेंट टू द अमाउंट जो कि वो आपको लोन दे रही है, उतनी ही अमाउंट की चीज को वो अपने पास गिरवी रख लेती है, कि कल को अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो बैंक एटलीस्ट अपना पैसा तो वसूल सके। कि अगर आपने गाड़ी रखवाई थी बैंक के पास और अगर आप कल को अपना लोन नहीं चुका पाए, तो बैंक एटलीस्ट उस गाड़ी को बेचकर अपना पैसा तो वसूल कर सके। ठीक है, तो एक गारंटी की तरह कोई भी आपका जो एक वैल्यू एडिशन एसेट है उसको आप रखवाते हो बैंक के पास, और वो होता है कि अगर आप कल को डिफॉल्ट कर जाओ, पेमेंट ना कर पाओ, अपना रीपे ना कर पाओ लोन, तो उस केस में बैंक उस गारंटी को यूज कर सके और अपना पैसा जो है वसूल सके। सो बच्चों यहां पर आपको दो तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट पता चले हैं, एक है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक है कोलैटरल। उसी के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इंटरेस्ट रेट के साथ साथ, कोलैटरल के साथ साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ, मोड ऑफ रीपेमेंट, ये सब चीजें मिलकर तुम्हारी टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहलाएंगी। ठीक है, ऑलराइट ऑलराइट। मोड ऑफ रीपेमेंट कि आप किस तरीके से पैसे को वापस करोगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो आपको सब कुछ साइन करने ही पड़ेंगे, बढ़िया, तो वो सारी चीजें हैं और ये सब चीजें मिलकर आपकी टर्म्स ऑफ क्रेडिट बनती हैं। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म है इसको लर्न करने का, डोकोमो, है ना बच्चों। तो डोकोमो क्यों है, देखिए डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, कोलैटरल, मोड ऑफ रीपेमेंट और डोकोमो के साथ साथ इन डोकोमो लिख लेना आगे, इन डोकोमो। ठीक है, तो इन का मतलब क्या है, इंटरेस्ट रेट, डॉक्यूमेंटेशन, कोलैटरल, मोड ऑफ रीपेमेंट। तो इन डोकोमो करके आप इसको लर्न कर सकते हो कि व्हाट आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कोलैटरल एंड व्हाई डू लेंडर्स आस्क फॉर कोलैटरल व्हाइल लेंडिंग यू द मनी। तो यहाँ पर आप कोलैटरल बताओगे कि कोलैटरल एक एसेट होता है जो कि बोरोअर के पास होता है, जिसको वो यूज करते हैं एज अ गारंटी टू द लेंडर टिल द लोन इज रीपेड। और लेंडर क्यों कोलैटरल के बारे में, कोलैटरल क्यों लेते हैं आपको पैसे देते टाइम, लोन देते टाइम, क्योंकि उनको एक गारंटी चाहिए होती है कि इन केस अगर आप डिफॉल्ट कर जाते हो अपनी पेमेंट पर, इन केस यू आर नॉट एबल टू रीपे दी अमाउंट, देन वो क्या करेंगे, हाउ विल दे गेट देयर मनी बैक। सो दैट इज व्हाई कोलैटरल इज टेकन बाय द लेंडर। ऑलराइट, तो इस चीज को याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट आ जाइए। अब बच्चों जरा बात करते हैं हम लोग लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स की। याद रखिएगा कि कोई भी कोऑपरेटिव की जब मैं बात कर रही हूं तो ये हमारे फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में आएगा कोलैटरल। ठीक है, सॉरी कोलैटरल बोले जा रही हूं मैं, हमारा कोऑपरेटिव। नाउ व्हाट इज अ कोऑपरेटिव, जरा इसको अच्छे से समझते हैं। कोऑपरेटिव्स, member of a cooperative pool their resources for cooperation in certain areas. There are several types of cooperatives possible, such as the farmers cooperatives, the weavers cooperatives, the industrial workers cooperatives, etc. देखिए बच्चों, तो यहां पर ना लिखा है कि जो जैसे जो सेम प्रोफेशन के, सेम पेशे के जो लोग होते हैं वो आपस में एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम कोऑपरेटिव बोलते हैं। क्रेडिट में मदद करने के लिए कोऑपरेटिव को बनाया जाता है, क्रेडिट रिक्वायरमेंट में मदद करने के लिए। तो जैसे कुछ फार्मर्स हैं, कुछ किसान हैं, वो साथ में आ गए, उन्होंने कोई कोऑपरेटिव बना लिया, कुछ कपड़े बुनने वाले वीवर्स हैं उन्होंने बना लिया, या इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने अपना कोऑपरेटिव बना लिया। सो एक ग्रुप फॉर्म कर लिया सपोज उन सभी लोगों ने जो कि एक पेशे में है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पीपल हु बिलोंग टू द सेम प्रोफेशन दे फॉर्म अ ग्रुप विच इज नोन एज अ कोऑपरेटिव। और ये करते क्या है, देखिए व्हाट डू दे डू। जैसे कृषक कोऑपरेटिव एक विलेज में है, not very far away from Sonpur. It has 2300 farmers as its members, accepts deposits from its members. With these deposits as collateral, the cooperative has obtained a large loan from the bank.
तो कृषक कोऑपरेटिव एक फार्मर्स का कोऑपरेटिव है बच्चों एक गांव के अंदर, जहां पे 2300 लोग इसके मेंबर्स हैं। सारे के सारे मेंबर्स कुछ ना कुछ पैसा जो है डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं, और जब वो सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है सभी फार्मर्स का, तो उस पैसे को ये लोग एक गिरवी की तरह बैंक के पास रखते हैं और बैंक से एक ह्यूज अमाउंट का लोन जो है उसके बदले में ऑब्टेन करते हैं, लार्ज अमाउंट का लोन ऑब्टेन करते हैं। फिर उस पैसे से, जो कि बैंक से पैसा लिया गया है, उस पैसे का इस्तेमाल करा जाता है टू प्रोवाइड लोन्स टू द मेंबर्स, और मेंबर्स को लोन्स प्रोवाइड करने के लिए फिर उसी पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपल सी चीज है, एक ही प्रोफेशन के लोग एक ग्रुप कोऑपरेटिव को फॉर्म कर रहे हैं, जहां पर वो सारे लोग कुछ ना कुछ पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, फिर उस पैसे को वो एक गिरवी की तरह बैंक के पास रख रहे हैं और बैंक से एक लार्ज अमाउंट का लोन ऑब्टेन कर रहे हैं, और फिर उस पैसे से जिस मेंबर को भी पैसे की जरूरत है उसको लोन वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और फिर रीपे करते हैं। ऐसे ही साइकिल ऑफ लेंडिंग कंटिन्यू होती रहती है। सो वंस दीज लोन्स आर रीपेड अनदर राउंड ऑफ लेंडिंग कैन टेक प्लेस। तो एक बारी जब लोन को सारा रीपे कर दिया जाएगा तो फिर से अनदर राउंड कैन टेक प्लेस, जहां पे फिर से वो लोग डिपॉजिट करेंगे, फिर से कोलैटरल को रखा जाएगा, बैंक से लोन ऑब्टेन करा जाएगा। सो दिस इज हाउ अ कोऑपरेटिव फंक्शंस, और ये फॉर्मल सेक्टर में आता है। ऑल राइट, अब जरा बताइए फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या है बच्चों। सिंपल सी चीज है, क्रेडिट यानी कि लोन लेने का जरिया। सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या है? लोन लेने का जरिया। अब वो जरिया या तो एक फॉर्मल सेक्टर में हो सकता है या वो जरिया इनफॉर्मल सेक्टर में हो सकता है। फॉर्मल सेक्टर का मतलब है जो चीजें गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, जैसे कि आपके बैंक्स हैं, आपके कोऑपरेटिव्स हैं, तो वो चीजें जो है ना फॉर्मल है, वो एक सिस्टम है वहां पे काम करने का। बट इनफॉर्मल जो है वो क्या है कि आपने अपने किसी दोस्त से लोन ले लिया, आपने अपने किसी रिश्तेदार से लोन ले लिया, किसी हम बोल सकते हैं मनी लेंडर, ट्रेडर, इन सब लोगों से लोन ले लिया जब, तो वो एक इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है, कि इनफॉर्मल जरिया है लोन लेने का। क्योंकि बच्चों ये लोग कोई गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, ना ही इनका कोई स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो वो चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। उनको गलत तरीके इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोक सकता लोन वापस लेने के, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, वहां पे कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। ऑलराइट, तो हम लोग देखते हैं ये सोर्स ऑफ क्रेडिट है ऑफ द रूरल हाउस होल्ड्स। तो 2012 का डेटा है रूरल हाउस होल्ड्स, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पे लोग कौन से सोर्स ऑफ क्रेडिट से लोन को ऑब्टेन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आप यहाँ पे देख सकते हो लोग जो है बच्चों मनी लेंडर से लोन ले रहे हैं। 33% ऑफ द पीपल मनी लेंडर से लोन ले रहे हैं, जो कि एक इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है। अब आप बोलोगे कि मैम मनी लेंडर से लोन लेने में क्या दिक्कत है, लोन कहीं से भी लो, बट यार अभी मैं आपको बताऊंगी कि क्या दिक्कतें आती हैं इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेने में। बैंक से सिर्फ 25%, कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक से 25%, गवर्नमेंट से 1%, इंस्टीट्यूशनल एजेंसी 2%, रिलेटिव्स फ्रेंड से 8% लोग, लैंडलॉर्ड से 1%, अदर ओके। तो ये सब छोड़िए, यहाँ पर आप समझिए कि मैक्सिमम लोग आर डिपेंडेंट ऑन द इन द रूरल एरियाज people, most of the people are dependent on the informal sources of credit for providing them with a loan. अब देखो क्या डिफरेंस है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट और इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में। ये देखिए, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट क्या होता है बच्चों, इट इज रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, एंड इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, कोई संस्थान है ही नहीं जो कि उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। आरबीआई जो है बच्चों फॉर्मल सेक्टर को कंट्रोल करता है, इनफॉर्मल सेक्टर को कोई ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करने वाली नहीं है, तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रखा है इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर हम देखते हैं दे चार्ज अ मच हायर इंटरेस्ट रेट, नो वन कैन स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक। क्योंकि यार यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि इनको अकाउंटेबल होल्ड कर सके, तो जितने भी लोग इनफॉर्मल सेक्टर में लोन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा ब्याज आपसे जो है लोन पर लेते हैं, बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज करते हैं, और अपना पैसा वापस वसूलने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करने से भी इनको कोई नहीं रोक सकता। कल को मारेंगे पीटेंगे, आपने पैसा नहीं दिया इनको टाइम पर, मारेंगे पीटेंगे आपको, ठीक है, आपको धमकी देंगे, ब्लैकमेल करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। सो अनफेयर तरीकों को भी इस्तेमाल करने से इन्हें कोई नहीं रोक सकता है। बट वहीं पे अगर हम फॉर्मल सेक्टर की बात करें, आरबीआई रेगुलेट कर रहा है, यहां पर एक कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करा जाएगा और ऐसी कोई भी हरकत नहीं की जाएगी, ठीक है, जहां पे गलत तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखो कैसे आरबीआई कंट्रोल करता है फॉर्मल सेक्टर को। हाउ does the Reserve Bank of India control the formal sector? अभी हमने पढ़ा
कि आरबीआई जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट को कंट्रोल करती है। तो कैसे कंट्रोल करती है अभी हम देखेंगे। आरबीआई जो है मॉनिटर करती है बैंक्स को इन मेंटेनिंग द कैश बैलेंस। बच्चों याद रखिए, मैंने आपको बताया था कि बैंक्स जो है जितना भी डिपॉजिटर से पैसा आएगा सारा का सारा पैसा उठा के लोन में नहीं दे सकते हैं। 15% जो डिपॉजिटर्स का अमाउंट होगा उसको उन्हें कैश बैलेंस की तरह अपने पास रखना पड़ेगा कि अगर किसी भी दिन कोई डिपॉजिटर पैसा वापस लेने आ जाता है बैंक में तो उनके पास पैसा होना चाहिए। तो इस वजह से कैश बैलेंस मेंटेन करने में कि सारे बैंक्स कैश बैलेंस मेंटेन करके रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, आरबीआई इस चीज को मॉनिटर करता है, निगरानी रखता है। इट सीज that banks give loans not just to the profit making businesses and traders but also to small cultivators, small scale industries and to the small borrowers। बच्चों आरबीआई साथ में ये भी देखता है कि बैंक ना लालची बनके सिर्फ उन्हीं लोगों को लोन नहीं दे रहा है जो कि ऑलरेडी अमीर हैं, जैसे कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन देना या फिर प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस या ट्रेडर्स, सिर्फ उन्हीं को ही नहीं लोन दिया जा रहा, बल्कि जो इंसान असली में लोन की जरूरत के लिए है, लोन की जरूरत में है, जैसे कि जो लोग जिनका एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड है, छोटे एरिया में जो खेती बाड़ी करते हैं, या फिर जिनकी कुछ छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है जिनके लिए उन्हें पैसा चाहिए, स्मॉल बोरोर्स जो हैं, इन लोगों को भी लोन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, तो आरबीआई ये भी देखता है। साथ ही में periodically banks have to submit information to the RBI on how much they are lending, to whom and at what interest rate। और बच्चों थोड़े थोड़े टाइम में बैंक्स को अपनी सारी इंफॉर्मेशन आरबीआई को सबमिट करनी पड़ती है कि वो किसको कितना लोन दे रहे हैं, किसको लोन दे रहे हैं और कितने ब्याज पे लोन दे रहे हैं। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हर बैंक को सबमिट करनी पड़ती है ताकि आरबीआई उन पे चेक रख सके कि भाई ये सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इस तरीके से हमारा जो आरबीआई है, इन 3 पॉइंटर से आप समझ सकते हो कि जो आरबीआई है वो ऐसे हमारे बैंक्स को कंट्रोल रखता है, उन पर मॉनिटर करके रखता है, कैश बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, कि सिर्फ अमीर लोगों को ही तो नहीं लोन दिए जा रहे, गरीबों को भी दे रहे हैं कि नहीं। और तीसरी चीज क्या है, पीरियोडिकली हर बैंक जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन आरबीआई को सबमिट करेगा कि वो कितना लोन दे रहा है, किसको लोन दे रहा है और कितने इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहा है। ये 3 चीजें याद रखेगा। अब हम जरा आगे आ जाते हैं और यहां पर बात करते हैं कि इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट के ड्रॉबैक्स क्या हैं। बच्चों इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन क्यों नहीं लेना है, तो अभी मैं आपको पॉइंटर्स बताऊंगी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहली चीज है कि कॉस्ट टू द बोरोअर इज मच हायर। कॉस्ट टू द बोरोअर का मतलब यह है बच्चों कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा चार्ज किया जाता है यहां पर, क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं है। तो यार मतलब जैसे नॉर्मली बैंक में 6-7% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर लेंगे, वहीं पे यहाँ पे आपको दिखेगा 15%, 20% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्योंकि ज्यादा होता है, तो यार ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर लोन 1000 रुपए का भी ले रहे हो, अगर उसमें 10% इंटरेस्ट रेट है तो चलो फिर भी हम चुकता कर देंगे, उसी पे 20% इंटरेस्ट रेट हो तो कल को हमें चुकता भी तो एक बहुत बड़ा अमाउंट करना पड़ेगा ना, तो उसमें हमारे बहुत सारी सेविंग्स चली जाएंगी, हमने इतना कमाया भी नहीं होगा, हो सकता है हमारी कमाई से ज्यादा ही इंटरेस्ट रेट हमको बाद में भरना पड़ रहा है। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टेकिंग द लोन। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात है, हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जब होती है, बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है बोरो करने के लिए ही, तो हमारी जो अर्निंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो तो लोन रीपे करने में ही चला जाएगा। हो सकता है कि हमने 1000 रुपए का लोन लेकर उससे जो है ना 2000 रुपए कमाए, अब हमें वापस इंटरेस्ट रेट जब करना पड़ रहा है, हो सकता है कि हमने 1500 रुपए वापस करने पड़ रहे हैं। तो यार वैसे तो हम अब क्या 500 रुपए की ही तो कमाई करी हमने, है ना, क्योंकि हमें तो बाकी पैसा वापस करना पड़ गया, तो हमने सिर्फ 500 रुपए कमाए हैं। तो वही बात है कि हमारी अर्निंग जो होगी लोन लेने के बाद जो हम अर्न करेंगे उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ लोन को चुकाने में ही चला जाएगा। और यार एक और दिक्कत पता है क्या है, देखो नेक्स्ट पॉइंटर देखो तुम्हें पता चलेगा। एक और दिक्कत यह कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इतना ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट होने की वजह से अमाउंट टू बी रीपेड इज ग्रेटर देन द इनकम ऑफ द बोरोअर। हो सकता है कभी कभी कि 1000 रुपए का लोन लिया, 2000 रुपए कमाए, लेकिन कभी कभी इंटरेस्ट रेट के साथ आपको वापस करने 2500 रुपए। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने इतना कमाया नहीं, बल्कि उस कमाई से भी ज्यादा अमाउंट आपको जो है वापस करना पड़ रहा है। ठीक है, आपकी इनकम से भी ज्यादा हो सकता है कि आपको लोन चुकाना पड़ रहा है। तो इट्स वेरी बैड, और इस वजह से जो है डेट ट्रैप में इंसान फंस सकता है, कर्जा उस पर बढ़ जाता है। एक लोन लिया, अब उस लोन को चुकाने के लिए एक दूसरा लोन लिया, फिर उस लोन को चुकाने के लिए एक तीसरा लिया, तो ऐसे तो आप पूरे मतलब कर्जे की साइकिल में फंस जाओगे, डेट की साइकिल में फंस जाओगे,
एंड यू विल फॉल इनटू अ डेट ट्रैप, और इस ट्रैप से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और बच्चों बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि काफी डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनके पास कोई इनकम्स नहीं होती, और कितना ज्यादा जो फार्मर्स का सुसाइड रेट है वो इतना हाई क्यों है? बिकॉज दे फॉल इनटू अ डेट ट्रैप। एंड डेट ट्रैप में वो क्यों फंस रहे हैं, उसका रूट कॉज हमने ढूंढ लिया है, बिकॉज दे आर बोरोइंग मनी फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, जो कि उनसे बहुत ज्यादा ब्याज चार्ज कर रहा है। ठीक है, दैट इज द होल ड्रॉबैक ऑफ इट। एंड जो लोग शायद अपना कुछ काम भी चालू करना चाहते होंगे बोरो करके पैसा, वो भी नहीं चालू करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि यार अगर हम बोरो करेंगे तो हमें इतना तो ब्याज देना पड़ जाएगा। सो दैट इज व्हाई पीपल बिकम अनइंटरेस्टेड कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। ठीक है, सो दैट इज व्हाट हैपेंस नाउ। इसलिए बोला जाता है कि चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज वेरी वेरी क्रूशियल फॉर अ कंट्रीज डेवलपमेंट। एक देश के विकास के लिए सस्ते रेट पर क्रेडिट मिलना, सस्ते दाम पे क्रेडिट मिलना, अफोर्डेबल क्रेडिट मिलना काफी ज्यादा जरूरी है। और बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। और आप लोग यहाँ पे रीजंस लिखोगे कि चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट क्यों जरूरी है। क्योंकि देखिए, अगर कुछ लोग अपना जो है छोटा बिजनेस चालू करना चाहते हैं, कुछ भी काम चालू करना चाहते हैं, अगर उन्हें एक सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्रेडिट मिलेगा तभी वो उस क्रेडिट को अटेन करने में इंटरेस्टेड होंगे। अगर उन्हें सस्ते रेट पे क्रेडिट नहीं मिलेगा तो वो हो सकता है कि पैसा ही ना लें और कभी अपना कुछ काम चालू ही ना कर सकें। ठीक है, सो बिकॉज हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हाँ उन लोगों को काम चालू करने दो, तो दैट इज वाई वी आर काइंड ऑफ saying कि हाँ cheap and affordable credit is necessary, ताकि those people become interested in borrowing money and starting something of their own। साथ ही में अगर cheap और affordable credit मिलेगा तो जो किसान होंगे वो एक cheap rate पे borrow कर सकेंगे, अच्छा profit कमा सकेंगे, उन पे जो है वो debt का burden नहीं आएगा, और वो एक अच्छा जो है अपनी income कमा पाएंगे, देश की प्रगति में, देश की डेवलपमेंट में भी वर्क कर पाएंगे, हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर को और ज्यादा आगे ले जा पाएंगे, या किसी भी सेक्टर को। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंटर्स आप यहाँ पे लिख सकते हो, लोअर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ज्यादा अर्निंग, उसी के साथ जो भी सेक्टर में जो इंसान काम कर रहा है अगर वो बोरो करके प्रॉफिट अर्न कर पा रहा है तो उस सेक्टर को भी आगे लेके जा रहा है, देश की इकोनॉमी को भी आगे लेके जा रहा है। साथ ही में जो लोग अपना खुद का काम स्टार्ट करना चाहें वो भी स्टार्ट कर सकते हैं जब उनको एक चीप और अफोर्डेबल रेट पे क्रेडिट मिलेगा, तो देश का विकास होना ही होना है। चलिए जी, अब यहाँ पर देखिए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट। हम फिर भी बच्चों क्या देखते हैं कि मैक्सिमम जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं या फिर जिनके पास बहुत कम एसेट्स हैं, वो लोग ज्यादातर जो हैं वो किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, वो हमारे ब्लू कलर में क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर पर ही निर्भर रहते हैं। वहीं पे जो थोड़े वेल ऑफ, जिनके पास पैसा है या अमीर घराने हैं, वो लोग ही फॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट ऑब्टेन करते हैं। Why do you think that the share of the formal sector credit is higher for the richer households compared to the poorer household? बच्चों यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो अमीर घर के लोग हैं वही फॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट ले रहे हैं और गरीब घर के लोग इनफॉर्मल सोर्सेस पर ही क्यों निर्भर हैं? क्योंकि यहाँ पर एक दिक्कत है यार, गरीब घर के लोगों को कोई शौक नहीं है कि वो जो है इनफॉर्मल सोर्सेस पर निर्भर रहें, लेकिन मजबूरन उन्हें निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि दिक्कत की बात यह है कि यार जो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट है ना, वो कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगते, वो आपसे कोई गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं बोलते, और इस वजह से जो एक गरीब इंसान है उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ है भी नहीं, उसके पास डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी कुछ नहीं है, तो वो इस वजह से इनफॉर्मल सोर्सेज पर निर्भर हो जाता है मजबूरी की वजह से। लेकिन जो अमीर लोग हैं अब उनके पास डॉक्यूमेंटेशन है, उनके पास कोलैटरल रखने को है, तो वो लोग फॉर्मल सेक्टर से इजीली लोन ले लेते हैं। तो दिक्कत यही आ रही है। और यार जब तक एक गरीब इंसान फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं ले पाएगा ना, तब तक जो है वो डेट ट्रैप में फंसता रहेगा। वही बात है। इस वजह से हम इस प्रॉब्लम से सुलझने के लिए एक सोल्यूशन लेकर आए, और वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, जो कि बनाए गए स्पेशली फॉर द पुअर, जिनको हम SHGs भी बोलते हैं। अब बच्चों जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में ही आता है। किस में आता है ये? जैसे कोऑपरेटिव फॉर्मल सेक्टर में आ रहा था, ये इनफॉर्मल सेक्टर में ही आता है। लेकिन बहुत बढ़िया चीज है, अभी बताती हूं कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं। बैंक हर जगह प्रेजेंट नहीं है, रूरल एरियाज के अंदर है ना, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हर जगह बैंक नहीं है, और अगर कहीं पे बैंक्स प्रेजेंट है भी तो गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट देन टेकिंग अ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज। इनफॉर्मल सोर्सेज से तो आसानी से लोन मिल जाता है बिना कोलैटरल, बिना डॉक्यूमेंट्स के, लेकिन फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना उतना ही मुश्किल है गरीब इंसान के लिए, क्योंकि ना तो उसके पास गिरवी रखने को कुछ है, ना ही उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है ना।
तो बैंक्स को तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स कोलैटरल चाहिए होता है, जो एक गरीब इंसान के पास है ही नहीं। इसलिए बच्चों सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्रिएट करा गया है। आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर पर्टिकुलरली विमेन इनटू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड पूल कलेक्ट देयर सेविंग्स। टिपिकल एसएचजी हैज 15 to 20 मेंबर्स यूजुअली बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड हु मीट एंड सेव रेगुलरली। कहीं ना कहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप का आइडिया कोऑपरेटिव से बहुत ज्यादा सिमिलर है, बट यार दी ओनली डिफरेंस इज कि कोऑपरेटिव के अंदर ना एक प्रोफेशन के लोग ग्रुप फॉर्म करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर एक नेबरहुड, एक पड़ोस में जो लोग रह रहे होते हैं वो एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। कि जैसे गांव है, हमारे आस पड़ोस के लोग हैं 15-20 लोग, उन्होंने मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिया जो कि रेगुलर बेसिस पे मिलेंगे और जो कि रेगुलर बेसिस पे अपनी थोड़ी बहुत सेविंग्स को पूल इन करेंगे और पैसा बचाएंगे। ठीक है, तो जो रूरल पुअर है, जो ग्रामीण क्षेत्र का गरीब इंसान है, पर्टिकुलरली जो महिलाएं हैं, उनको छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है जहां पर वो अपना पैसा जोड़ते हैं, कलेक्ट करते हैं। याद रखिएगा, तो ये नेबरहुड के ही लोग होते हैं। सेविंग जो है वो वेरी कर सकती है, 25 रुपए से लेके 100 रुपए तक या उससे ज्यादा। सबकी श्रद्धा है कि जिसके पास जितना पैसा है सेव करने को वो उतना पैसा सेव कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव। मतलब जितनी उनकी क्षमता है, जितना पैसा उनके पास सेव करने को है, उसी हिसाब से वो सेव करेंगे। Members can take small loans from the group itself to meet their needs. The group charges interest on these loans, but it is still less than what the money lender charges. बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेविंग जो है वो वेरी करती है, आपकी श्रद्धा के हिसाब से आप सेव करोगे। उसी के साथ मेंबर्स जो है वो ग्रुप से, अब जैसे ग्रुप में हम 10 लोग थे, है ना, किसी ने 100 रुपए करे, किसी ने 200 रुपए, तो हमने टोटल कुछ 4-5 हजार रुपए कलेक्ट कर लिए हैं। अब अगर कल को हो सकता है कि मेरे घर में कोई फंक्शन है, मेरे को उसके लिए लोन चाहिए, किसी के घर में कोई दूसरी किसी का इलाज कराना है, उसके लिए लोन चाहिए, तो आपको लोन जो चाहिए, फिर आपने जो पूरे ग्रुप ने मिलकर पैसा जोड़ा है उसी में से आप पैसा जो है लोन ले सकते हो। ठीक है, सो मेंबर्स जो है छोटे लोन्स ग्रुप से ही ले सकते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ये इंटरेस्ट चार्ज करता है, बट बच्चों ये जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा वो हमारे इनफॉर्मल सोर्सेस से तो बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है इन कंपैरिजन टू द इनफॉर्मल सोर्सेस। अगर ग्रुप अपनी सेविंग्स में रेगुलर होता है तो इट बिकम्स एलिजिबल फॉर अवेलिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक। लोन इज सैंक्शन इन द नेम ऑफ द ग्रुप and is meant to create self-employment opportunities for the members. Most of the important decisions regarding the savings, loan activities taken by the group members. और बच्चों अगर ये ग्रुप रेगुलर बेसिस पे सेविंग करता रहता है तो अच्छा खासा वो ग्रुप बन जाएगा, है ना, जो कि अच्छा खासा पैसा जोड़ पा रहा है, लोगों को लोन दे पा रहा है। तो इस केस में ये लोग जाके बैंक से लोन अवेल कर सकते हैं अपने ग्रुप के नाम पर। ठीक है, तो फिर वो एलिजिबल हो जाते हैं बैंक से लोन लेने के लिए। लोन जो है ग्रुप के नाम पर सैंक्शन करा जाता है और लोन का बेसिक मकसद ये होता है कि जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना। कि कल को हो सकता है कि उस ग्रुप में कोई महिला है, वो अपना एक छोटा सा कपड़े बुनने का काम चालू करना चाहती है, कोई एक किराने की दुकान खोलना चाहता है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना ताकि लोगों की इनकम को इंक्रीज करा जा सके, दैट इज द मेन मोटिव बिहाइंड प्रोवाइडिंग अ लोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन, जो भी इंपॉर्टेंट निर्णय होते हैं ग्रुप से रिलेटेड, सेविंग से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, वो ग्रुप मेंबर्स द्वारा ही लिए जाते हैं, कोई बाहर से आके नहीं लेता है इन डिसीजंस को। ग्रुप जो है डिसाइड करता है कि लोन्स किसे देने हैं, पर्पस किस पर्पस के लिए दिए जाएंगे, कितना अमाउंट का लोन जो है जरूरी है, किसके लिए, कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, कब तक इस लोन को चुकता करना है, कब तक रीपे करना है। तो जितने भी मेजर डिसीजंस हैं वो ग्रुप खुद से पहले ही डिसाइड करके रखता है कि यार ऐसा नहीं है कि अब मैं कल को बोलूँ कि अरे यार मेरे को बाहर घूमने जाना है तो लोन चाहिए, नहीं, मतलब एक पर्पस होना चाहिए, है ना। तो वो खुद से पहले डिसाइड करके रखते हैं कि हाँ अगर आपकी कुछ जरूरत है बहुत इंपॉर्टेंट तो ही आपको लोन दिया जाएगा, कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, कब तक वापस करना होगा, हर चीज जो भी डिसीजन है वो ग्रुप खुद से लेता है। ठीक है, साथ ही में अगर रीपेमेंट नहीं होती तो उसके लिए पूरा का पूरा ग्रुप जिम्मेदार है। अगर कोई भी नॉन रीपेमेंट का केस होता है किसी एक मेंबर द्वारा भी, तो इट इज फॉलोड अप सीरियसली बाय द अदर मेंबर्स इन द ग्रुप। और बच्चों अगर कोई हो सकते, देखो पूरी जिम्मेदारी की लोन रीपे किया जाएगा ये ग्रुप की होती है। अगर कोई एक मेंबर भी डिफॉल्टर बन जाता है या फिर वो अपना लोन रीपे नहीं करेगा तो फिर उस केस को काफी सीरियसली उठाया जाता है बाकी ग्रुप द्वारा। और ऐसा ना होता नहीं है, क्यों? क्योंकि यार देखो वो आस पड़ोस के लोग हैं, सब एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, और कहीं ना कहीं कोई कहाँ ही जाएगा लेके, भाग के कहाँ ही पैसा ले जाएगा, तो वो लोग दे ही देंगे पेमेंट, एक वो श्योरिटी भी होती है। तो इस फीचर की वजह से बैंक्स जो हैं दे आर विलिंग
to lend to the poor women when organized in SHGs even though they have no collateral as such. तो यही जो SHGs का फीचर है ना कि वो रीपे करते ही करते हैं लोन, और अगर कभी कोई इक्का दुक्का केस नॉन रीपेमेंट का होता भी है तो फिर मेंबर्स बहुत सीरियसली उस केस को लेते हैं और इंश्योर करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो आगे से। और इसी फीचर की वजह से जो बैंक्स है वो भी लोन्स देने को तैयार होते हैं इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, स्पेशली महिलाओं को, ठीक है, स्पेशली महिलाओं को। और इवन दो महिलाओं के पास कोई गिरवी रखने के लिए चीज नहीं होती, फिर भी बैंक उनको लोन दे देता है। एग्जाम्पल है यहाँ पर ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, जो कि बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा है एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरह ही। मतलब इसको एक छोटे स्केल पे चालू किया गया था, आज तो बहुत सारे मेंबर्स यहाँ पे बन गए हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। ऑल राइट गाइज, अब जो है यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ गया है जो कि लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट चीज है इस चैप्टर की। एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप के क्या फायदे हैं। ऑल्दो बच्चों ये इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में आता है, बट स्टिल रूरल पुअर, जो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोग हैं, स्पेशली महिलाएं, उनकी बहुत ज्यादा मदद करी है सेल्फ हेल्प ग्रुप ने उनकी क्रेडिट नीड्स को पूरा करने के लिए। 4 एडवांटेजेस मैं SHGs के आपको बताने वाली हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज है, इट हेल्प्स बोरोअर्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलैटरल। तो यार जो गरीब इंसान है वो बैंक से लोन इसलिए नहीं ले पा रहा था क्योंकि उसके पास प्रॉपर कोलैटरल और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। सेल्फ हेल्प ग्रुप ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और लोगों की क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स को सेल्फ हेल्प ग्रुप पूरा कर रहा है, इवन दो दे डू नॉट हैव एनीथिंग सच एज अ कोलैटरल। उनके पास कोई भी चीज कोलैटरल गिरवी रखने को नहीं है, फिर भी मदद कर रहा है। लोन्स आर गिवन एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से अगर लोन लोगे तो बहुत ज्यादा ब्याज चार्ज करेंगे वो आपसे। आपकी जो कॉस्ट है लोन की, वो पैसा बोरो करने की, वो बढ़ जाएगी, फिर आप डेट ट्रैप में फंस जाओगे। तो ये सब होने से बचाता है आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्योंकि वो इनफॉर्मल सोर्सेज के कंपैरिजन में काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे चार्ज करता है। तीसरा फायदा क्या है, इट हैज हेल्प्ड विमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट। तो मैक्सिमम क्योंकि महिलाएं जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, महिलाएं जो है अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म कर रही हैं, तो बच्चों दे आर ऑल्सो बिकमिंग फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, यानी कि इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। तो वो लोग अपनी क्रेडिट नीड्स को मैनेज कर पाती हैं। कल को वो लोन भी अगर ले रही हैं तो वो उससे अपना कुछ जो है छोटा मोटा कारोबार चालू कर सकती हैं, तो उनको किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है। साथ ही में रेगुलर मीटिंग्स ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन अ वैरायटी ऑफ सोशल इश्यूज। और यार देखो, अब जब ये ग्रुप मिलेगा, आस पड़ोस के ही लोग हैं, तो जरूरी नहीं है ना कि वो हमेशा मिलकर बस पैसे कलेक्ट करके घर को निकल लेंगे अपने। तो वो जब मिलते हैं, रेगुलर मीटिंग्स जब होती है, तो वहां पर बहुत सारे जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर भी डिस्कशन होता है, जैसे कि हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे केसेस हैं। तो अगर किसी के साथ एक घटना हो रही होगी तो वो ग्रुप में डिस्कस करी जाएगी, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करी जाएगी। हेल्थ और न्यूट्रिशन के जो इश्यूज हो रहे होंगे उस गांव के अंदर, उनको शायद सॉल्व करने की कोशिश करी जाएगी, उनको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है, कैसे चीजें बेहतर हो सकती है सभी के लिए, इस चीज पे फोकस किया जाएगा। सो सोशल इश्यूज भी एक ही साथ आपके इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस हो रहे हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इनको बहुत ही अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। 4 एडवांटेजेस मैंने आपको बताई हैं, और इसी के साथ बच्चे लोग हमारा जो चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट वो होता है समाप्त। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफी दिलचस्प लगा होगा। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। कैसा लगा आज का लेक्चर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सारे के सारे 10th के भाई बंधुओं के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, और लिख दीजिएगा बच्चों कमेंट्स के अंदर कि अगला चैप्टर कौन सा चाहिए, ठीक है। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। दिस इज योर एजुकेटर उज्ज्वला पुन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय।